हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं क्वालिटी और आधुनिक भारत के टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं और डेली करवा रहा हूं। तो जो हमारे नए साथी आ रहे हैं वे ज़रूर फॉलो करते चले हमें, ताकि उन्हें जो आने वाली क्लासेज हैं उनके बारे में भी अपडेट मिलता रहे। और आप लोगों की एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसको आप जरूर देखिएगा। और नया प्रोग्राम क्या है? वर्तमान और अतीत प्रोग्राम। प्रोग्राम का नेम है वर्तमान और अतीत का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आपको जरूर देखना है और डेली देखना है। इस प्रोग्राम के माध्यम से ना कि आपकी जानकारी बेहतर होगी, बल्कि साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को आपको डेली देखना है, कुछ भी हो जाए इस प्रोग्राम को आपको नहीं छोड़ना है नेक्स्ट प्रोग्राम आने से पहले। चलिए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। लेकिन एक चर्चा जरूर रह जाती है, वो है मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन में कहा गया है कि उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं, इसलिए वे आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। तो जब आपकी कोई बुराई करने लगे तो आप ये समझ जाइए कि अब आप सफल हो रहे हैं या तो आप सफल होने वाले हैं। तभी लोग आपकी बुराइयां करना शुरू करते हैं ताकि आप नीचे आएं। आपको पीछे खींचने के लिए ऐसे कुछ अराजक तत्व लोग होते हैं जो ऐसे कदम उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे गलत तरीका है। देखिए, इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट होना चाहिए। मेरा मानना है इससे आपको क्या करना चाहिए? मोटिवेट होना चाहिए, ना कि डीमोटिवेशन आपके अंदर आए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के, बिल्कुल सारे नागरिकता से प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता, सांसद नहीं संसद, पार्लियामेंट को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? पहला विकल्प कहता है अनुच्छेद 11, दूसरा विकल्प कहता है अनुच्छेद 7 और तीसरा विकल्प कहता है अनुच्छेद 6 और चौथा विकल्प कहता है अनुच्छेद 9। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत कहा गया है संसद अगर भविष्य में नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस आर्टिकल में यहाँ प्रोविजन है? आर्टिकल 11 में है, अनुच्छेद 11 में यहाँ प्रोविजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रह रहे हैं आप तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार 10-12 वर्ष या 7-8 वर्ष से आप बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसके बीच में, यानी कि जब आप गए थे और 7 वर्ष, यानी कि जब आपका समय इसमें पूरा होगा तो उसके अंतराल में आप कोई सूचना नहीं दी है, आपने किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है, ना तो आपने वीजा, जो आपका वीजा होता है उसको रिन्यूअल कराया, कोई सूचना आपने नहीं दी है भारत सरकार को, तो आपका जो एक तरीके से नागरिकता है भारत की वो समाप्त हो जाएगी। कितने वर्ष है? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। यदि आप भारत के बाहर जाकर 7 वर्ष लगातार रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, दूसरा ऑप्शन है देशद्रोह का अपराध सिद्ध करने पर और तीसरा ऑप्शन कहता है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर और चौथा ऑप्शन कहता है परिवार से बिछड़ जाने पर किस संबंध में आपकी नागरिकता लोप मतलब खत्म हो जाती है? किस नियम के तहत आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा देशद्रोह के अपराध यदि सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता जो होगी वो लोप हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष
समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा ऑप्शन कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे, लेकिन कुछ ही छात्र दे पाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। कहा जा रहा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है वो दावा क्या नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की वह दावा नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए आप हमें कि भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955, 1952, 1949, 1950। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1955। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? 1955 में पारित किया। कब पारित किया? 1955 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? राष्ट्रपति शासित सरकार का, संघीय सरकार का, एकात्मक सरकार का, और संसदीय सरकार का। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। देखिए दोहरी नागरिकता है कहाँ पर? जैसे कि आप देख सकते हैं दोहरी नागरिकता का उदाहरण आप देख सकते हैं अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। पहले भारत में भी मौजूद थी दोहरी नागरिकता, जैसे जम्मू कश्मीर को एक अलग उनके लोगों को क्या करना पड़ता, वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती थी और भारत की अलग नागरिकता लेनी पड़ती थी। तो अब लेकिन समाप्त हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग पूरी तरीके से बन चुका है। वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, जहाँ से 370 धारा को या अनुच्छेद को हटा लिया गया है, जिसके कारण अब केवल और केवल एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है पूरे देश में। ठीक, चलिए बताइए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, ठीक है, यूएसए से, फ्रांस से, कनाडा से। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते थे। तो इंग्लैंड यानी कि भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान हमने लिया है, कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के देखते हैं तो आपको नागरिकता से संबंधित सारे प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में यह प्रोविजन दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आप हमें ये बताइए कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, किन कारणों से या कैसे? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से हमें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है? पहला ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करके, दूसरा ऑप्शन कहता है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहता है देशीयकरण के द्वारा, और चौथा ऑप्शन कहता है जन्म द्वारा। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय नागरिकता आपको नहीं मिल सकती है, कैसे नहीं मिल सकती है ये बताइए। इसमें 4 विकल्प में से एक, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता बैंक में अगर भारतीय नागरिकता आपको नहीं प्राप्त हो सकती है यदि आप भारत के बैंक में जमा करते हैं तो। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि विश्व के तमाम ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे देश में तब पैसे जमा कर देते हैं, तो वे आज भारत की नागरिकता लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, और हर चौथा व्यक्ति आज मिल जाता, आपको भारत का नागरिक मिल जाता और भारत एक बड़ा साम्राज्य और बन जाता। ठीक है, जिसमें हमारे लिए रोजगार के खतरे, जनसंख्या के खतरे, तमाम हमारे लिए संकट उभर कर सामने आ जाते। कभी वाटर के संकट, आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या हो जाती है तो हम शक्तिशाली बन जाते। मेरे दोस्तों,
आप भले ही शक्तिशाली बन जाते लेकिन आपके सामने उतना ही चुनौतियां और भी प्रकट होती जितना कि आज वर्तमान में प्रकट हो रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी जनसंख्या, इतनी छोटी क्या, विश्व के दूसरे स्थान पर आज हमारी जनसंख्या है। 2024 तक हो सकता है कि हम पहले स्थान पर आ जाएं। ठीक है, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 तक भारत विश्व का पहला स्थान हो सकता है, ले सकता है, और किसमें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हमारे लिए संकट उभरेगा, ना कि हम मजबूत बनेंगे। मजबूत बनना ही है तो टेक्नोलॉजी का विकास करिए, टेक्नोलॉजी का विकास करिए, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से मजबूत होइए, तभी हम मजबूत होंगे। लोगों से उतना ज़्यादा आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के आधा अधिकार कैसे खो सकता है? देखिए, एक व्यक्ति कैसे नागरिकता के अधिकार खो सकता है। पहला ऑप्शन है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करता है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। तो और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर यदि आप देना चाहते हैं तो जल्दी से दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो आपको नागरिकता कैसे खो सकते हैं आप? जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता जो होगी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद और विधानसभाएं। और दूसरा ऑप्शन कहता है संसद, तीसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन कहता है चुनाव आयोग। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित कर सकता है, कौन बना सकता है? वो है संसद बना सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। अभी ही इसके उत्तर को मैंने दिया था, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही साझा कर दिया है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ प्रोविजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल आप क्या बोलते हैं? आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, आप यही बोलते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने देखा कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे वे सारे प्रश्न मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से नागरिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल यदि आप सही से फॉलो करते आ रहे हैं पिछली क्लास से, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो खुद में खुद आपको महसूस होगा कि प्रवीण सर के द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज से कितना आपको फायदा हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब कि आप आधुनिक भारत के प्रश्न की। तो कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था और जिसके द्वारा अपनी आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है कितना बदनसीब है, जफर के दफन के लिए और 2 गज जमीन भी ना मिली कुए आर में। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय ने, और जिसे बोला जाता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसमें एक तरीके से इसकी मृत्यु भारत में हुई भी नहीं थी। यह अंतिम मुगल सम्राट था, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन सा था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, और इनमें से कोई नहीं मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बता देना चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम प्रथम ऐसा मुगल शासक था जो पहला पेंशनर बना था, किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करते थे? पेंशन देते थे कि बेटा तुम घर पे रहिए, कुछ मत करिए, हम आपको पेंशन देते रहेंगे, आप पेंशन का लाभ उठाते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा सुमेलित है?
सारे देख लीजिए कौन सा सुमेलित है। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, ये रहा आपके सामने विकल्प। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों एक तरीके से क्या है, चारों जो है एक दूसरे से आपस में सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें भी आप सुमेलित करके बताइए कि कौन से राज्य के संस्थापक कौन है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से देखिए और इसका आंसर बताइएगा मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि चारों सही हैं। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य की बात करते हैं, 1724 की बात करते हैं, मीर कमरुद्दीन। ठीक है, और जिन्हें चिनक्लीज खां या निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। रुहेलखंड की बात करें 1727 में स्थापना किसने किया था, अली मोहम्मद खां ने। और भरतपुर की बात करते हैं 1740 में किसने इसके कौन संस्थापक था, बदन सिंह थे। और मैसूर 1761 का इसका संस्थापक कौन था, हैदर अली था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए ऐसा कौन सा राज्य है या कौन से राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के नवाब वजीर कहलाते थे। तो दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जान लेते हैं। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां व बुरहान मुल्क ने की थी और यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था और फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। शहादत खां के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना और इसे मुगल बादशाह शाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तब से अवध शासक नवाब वजीर कहलाने लगे और 1775 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अपनी राजधानी क्या कर दी, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस 5 मिनट वेट करिए, क्लास बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समय से समाप्त होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। पहला ऑप्शन है गोकुला, दूसरा ऑप्शन है राजाराम, तीसरा ऑप्शन है चूड़ामणि और चौथा ऑप्शन है बदन सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा चूड़ामन या चूड़ीमणि ग्रामीण जाटों का एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रश्न वही पूछा गया है कि एक सैनिक शक्ति के संगठन के रूप में किसे गठित किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा, चूड़ामन को भूलिएगा नहीं। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। चूड़ामन को और बदन सिंह को, सूरजमल को, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सूरजमल को क्या कहा जाता है, सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून या जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति किसे कहा जाता है, सूरजमल को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुर्शीद कुली खां जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 को सूबेदारी किस मुगल शासक या किस मुगल बादशाह से मिली थी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुखसियार। चौथा ऑप्शन कहता है मोहम्मद शाह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार। इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्रुखसियार के द्वारा यहाँ उसे सूबेदारी मिली थी। किसे मिली थी, मुर्शीद कुली खां जाफर खां को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर वारंगल की राजधानी बनाई। मुर्शीद कुली खां जाफर, और दूसरा ऑप्शन है सुजाउद्दीन, और तीसरा ऑप्शन है अली वर्दी खां, और चौथा ऑप्शन कहता है सिराजुद्दौला। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुर्शीद कुल जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन इज राइट, यानी ए ऑप्शन इज राइट, मुर्शीद कुली खां जाफर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही लास्ट ही प्रश्न है, मान के चलिए। तो बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां
एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या रहा? पहला ऑप्शन कहता है कि मुगल बादशाह, पहला ऑप्शन कहता है मुगल बादशाह फर्रुखियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजों का मुर्शीद कुली खां जाफर खां पर हमला, और तीसरा ऑप्शन कहता है कलकत्ता की किलेबंदी, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुखियर द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया गया था, मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आधुनिक भारत और पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न आज मैंने आपको बताया। बस इसी तरह से आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक हमेशा बने रहें और बीच में छोड़कर क्लास को ना जाया करें, क्योंकि यदि आप सोचिए कि क्या आपके पास 20 मिनट 25 मिनट भी समय नहीं है, 24 घंटे में क्या आप 20 मिनट 25 मिनट आप अपने लिए नहीं समय निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप 20 मिनट 25 मिनट अपना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है या तो आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आप बिजी हो, या हो सकता है आप कहीं अपना समय ऐसे जगह नष्ट कर रहे हो जिसका कोई आधार ना हो या जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा कही गई बातों को बिल्कुल आप अमल करिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। बहुत देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक बार सोचिए कि क्या आप 10 में जब गए थे तो क्या आपको किसी ने कहा था कि 10 पास कर लेंगे आप? कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने मेहनत किया। आप सोचिए कि जब आप हाई स्कूल पास किए तो कैसे पास किए होंगे? बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया होगा, तब आप कहीं पर हाई स्कूल पास किए होंगे। ठीक है, फिर उसी तरह आपने 11 के लिए 12 के लिए मेहनत किया होगा। बिल्कुल, या जो हाई स्कूल 11 12 और जो आपका 6 7 8 की जो क्लासेज होती हैं, जिस तरह आप मेहनत करके उसमें पास करते हैं, बिल्कुल इसी तरह यदि यहाँ पर आप एक बार मेहनत कर लीजिए, ठीक है, वहाँ आप पूरे साल मेहनत करते हैं और यहाँ मैं कहता हूँ केवल और केवल 6 महीने और 3 महीने आप मेहनत करिए हमारे साथ। मैं कहता हूँ आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुशी खुशी आप अपने घर जाएंगे और अपने जीवन का अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो हमेशा सोचिए। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए एक संदेश ये है कि आप लोग ज़रूर क्लास को फॉलो करें। जो हमारा नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उस प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो करें और डेली फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय खंड भारत। टेक केयर ऑल ऑफ यू।